बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले रोज हम दिन चढ़े तमाम घर वालों से मुलाकात करके निकल आए। हमारे असल मिशन के मुतालिक सिर्फ असलम भाई और चचा फाजिल को पता था। रहमान खेल से हम सीधे शहर पहुंचे। बैंक से 30,000 की रकम निकलवा कर आधी अमजद के हवाले करते हुए आधी मैंने अपनी जेब में रख छोड़ी थी। यहाँ से डायरेक्ट मीरान शाह की गाड़ी मिल जाएगी? बैंक से निकलते हुए अमजद मुस्तफसर हुआ। हाँ, लेकिन हम पहले बन्नू जाएंगे और फिर वहाँ से मीरान शाह की गाड़ी पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बन्नू में रात गुजार कर चलें। छोड़ो बन्नू में रात गुजारने को, बल्कि अब आराम वगैरह का ख्याल दिल से निकाल दो। अब आराम इंशाल्लाह वापसी पर ही करेंगे। जवाबन में खामोश रहा, जो इससे मुत्तफिक होने का इजहार था। थोड़ी देर बाद हम फ्लाइंग कोच में बैठे मीरान शाह की जानिब रवा दवा थे और दोनों आने वाले जान गुजर वक्त के अंदेशों में घर से मुख्तलिफ किस्म की सोचों में गुम थे। 2.5-3 घंटों के मुसलसल सफ़र के बाद हम बन्नू पहुँच गए। रास्ते में खिलाफ तवक्का अमजद खामोश रहा। बन्नू अड्डे में ड्राइवर ने 15-20 मिनट स्टॉप किया, जिससे फ़ायदा उठाते हुए हमने एक एक कप चाय का अपने मादे में उंडेल लिया। बन्नू की कौन सी चीज़ मशहूर है? होटल वाले लड़के को चाय के पैसे देते हुए अमजद मुस्तफसर हुआ। नस्वार और सुर्ख मिर्च मसाला। नस्वार? अमजद के लहजे में हैरानी थी। जी नस्वार, अगर शक है तो खाकर देख लो। मेहरबानी, आप खुद ही शौक फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो अभी तक इसकी लत नहीं पड़ी। अलबत्ता इतना पता है कि जो एक दफ़ा इसका आदी हो जाए वो फिर उम्र भर इससे जान नहीं छुड़ा सकता। ये अल्फाज मेरे होंठों पर थे कि ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और दाएं बाएं बिखरे मुसाफिर कोच में बैठ गए। बन्नों से आगे के इलाके के बारे में मेरी वाकफियत चचा फाजिल से सुनी हुई मालूमात तक महदूद थी। मेरे ख्याल में इस इलाके के हजाम के घर तो फाके ही रहते होंगे। कोच के आगे बढ़ते ही अमजद ने मेरे कान में आहिस्ता से बोला। इसकी बात सुनकर मेरे होठों पर हंसी दौड़ गई। इसने ये बात मुसाफिरों के औरतों की तरह लंबे लंबे बाल देखकर कही थी। इस बारे में चचा फाजिल हमें तफसील से बता चुका था, मगर बतलाई हुई और देखी हुई बात में बड़ा फ़र्क होता है, बल्कि अमूमन मुशाहिदा सुनी हुई बात से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। रास्ते में हम चचा फाजिल की दी हुई मालूमात की रोशनी में इर्द गिर्द के इलाके पर बहस करते रहे। मीरान शाह तक रोड पुख्ता था और चारों अतराफ देखने पर सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे थे। इसमें खुश्क और सरसब्ज हर दो किस्म के पहाड़ शामिल थे। मजीद 2 घंटों के सफ़र के बाद हम मीरान शाह पहुँच गए। गाड़ी से उतर कर मैंने सबसे पहला काम यही किया कि चचा फाजिल के वाकिफकार शाहगुल खान के होटल के मुतालिक एक शख्स से मुस्तफसर हुआ। शाहगुल खान? जी, लोग उन्हें शाहजी कहकर पुकारते हैं। मैंने जल्दी से लुकमा दिया। इस दौरान अमजद खामोशी से खड़ा रहा, क्योंकि सारी गुफ्तगू पश्तो में हो रही थी। अच्छा शाहजी, मेरी बात सुनकर उसने असबात में सर हिलाया। यूं कहो ना, आप इस तरह करें कि, ये कहकर इसने मुझे मुख्तसरन हमें शाहजी के होटल की लोकेशन बतला दी, जो अड्डे से नज़दीक ही था। अल्लाह का शुक्र अदा करके हम होटल की समत में चल दिए। यार, ये तो कोई अजीब किस्म की पश्तो बोलते हैं। मेरे साथ कदम मिलाते हुए अमजद बोला। आपको समझने में दुश्वारी पेश नहीं आई? आई है, मगर इतनी नहीं, बल्कि चंद दिन के बाद तो ये उलझन भी खत्म हो जाएगी। यार, गलती हो गई है, क्लाशनकोफ साथ लानी चाहिए थी। अमजद दाएं बाएं गुजरने वाले हथियारबंद अफराद को देखकर अफसोस में सर हिलाया। यहाँ तो बच्चों तक ने हथियार कंधे से लटकाए हुए हैं। हाँ यार, हाँ यार, चचा फाजिल ने बताया तो था कि ये इन लोगों की सकाफत है। रोटी के बगैर रहना तो शायद ये लोग बर्दाश्त कर लें, हथियार के बगैर नहीं। गर्मी देखो और इनकी पगड़ियां देखो। उन्होंने तेरे नंगे सर पर एतराज किया है, जो उनकी पगड़ियों पर मोतरज है। मैंने उसे झड़का और वो हंसकर बोला। देखो ना यार, कुछ नौजवानों ने फकत टोपी सर पर पहन रखी है, तो सबको इसी तरह करना चाहिए ना। इतनी लंबी लंबी जुल्फें, ऊपर से पगड़ी, और फिर गर्मी देखो। इस वक्त तक हम अपने मतलूबा होटल तक पहुंच गए थे, इसलिए मैं जवाब में खामोश रहा। होटल अजीब तर्ज तामीर का नमूना था। कुर्सियों, टेबलों और चारपाइयों की बजाय मिट्टी गाड़े से बड़े बड़े थड़ों की मानद बनाई गई थी, जिन पर खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाइयाँ और इनके ऊपर सब्ज रंग की प्लास्टिक शीरें बिछाई गई थी। गाहिक जूते उतारकर बड़ी बेतकल्लुफी से इन पर विराजमान हो जाते थे। लकड़ी का एक शोकेस और इसके पीछे चारपाई डालकर इस्तकबाली काउंटर की शक्ल तरतीब दे दी गई थी। चारपाई पर सुर्ख घनी दाढ़ी वाला एक शख्स तकिए से टेक लगाए बैठा था। दाढ़ी का रंग लाजमन मेहंदी का मरहूने मिन्नत था। इसे देखते ही मैंने पहचान लिया कि वो शाहजी कुल उर्फ शाहजी था, क्योंकि उसका हुलिया चचा फाजिल ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाहिक को बकाया पैसे वापस करते हुए उसने खुश दिली से मेरे सलाम का जवाब दिया। हमने शाहगुल खान से मिलना है। तो मिले ना? वो मुस्कुराया। गरीब को इस शाहगुल खान कहते हैं। ये कहते हुए उसने मुसाफिर के लिए मेरी जानिब हाथ बढ़ा दिया। मैं इसका हाथ थामते हुए बोला। हम डेरा इस्माइल खान से आए हैं। फाजिल जान, रहमान खेल वाले ने हमें आपके पास भेजा है। फाजिल जान, इससे खड़े होकर मुआनके के लिए अपने बाजू फैला दिए। वो तो मेरा जिगर है, जिगर। मुझे अपने बाजुओं में खूब भेजकर उसने अमजद के साथ भी यही सलूक दोहराया। बैठो। उसने चारपाई की जानिब इशारा किया। और सुनाओ, फाजिल कैसा है और आपका इससे क्या रिश्ता है?
सगा चचा है मेरा। इसका मतलब है आप हाशिम जान के बेटे हैं। वो गालिबन हमारी फैमिली से मुतालिक काफ़ी मालूमात रखता था, इसलिए बेधड़क उसने मेरे अबू जान मरहूम का नाम ले लिया। जी, मैं मुख्तसरन बोला, और ये इसने अमजद की तरफ इशारा किया। ये मेरा दोस्त है हो, कहकर उसने इस बात में सर हिलाया और लड़के को आवाज़ दी जो गायकों को उनकी मतलूबा चीज़ें सर्व कर रहा था। ओ लड़के, लस्सी का जग ले आओ, मेहमान आए हुए हैं। आया शाहजी, लड़के ने कहा, और शाहजी दोबारा हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया। बस यही सामान है आपके पास? वो हमारे मुख्तसर बैगों को देखते हुए बोला। बाकी सामान अड्डे में छोड़ाए हैं? जी नहीं, बस यही सामान है। फाजिल खुद क्यों नहीं आया? चचा, मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, वो फिलहाल नहीं आ सकते। आप भी रहमान खेल से ताल्लुक़ रखते हैं? इस मरतबा इसका मुखातिब अमजद था। जवाबन अमजद ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मैं जल्दी से बोला, ये पश्तो नहीं बोलना जानता। चलो, हम तो उर्दू जानता है ना। शाहजी मुस्कुराते हुए बोला। इसी वक्त लड़का लस्सी का जग लेकर आ गया। स्टील के गिलासों में इसने हमें ठंडी ठंडी मीठी लस्सी पेश की। दो 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 गिलास लस्सी पीकर हमारी थकन दूर हो गई थी। अच्छा, पहले घर चलते हैं, आप लोग नहाकर फ्रेश हो जाएं, इसके बाद खाना खाएंगे। शाहजी ने चारपाई से उठकर हमारे सफ़ी बैग उठा लिए। चचा प्लीज़, ये हम खुद उठा लेंगे। हमने इससे बैग लेने की कोशिश की, मगर इसने झिड़क दिया। आराम से चलो, ये ना हो कि मैं तुम दोनों के भी कंधों पर उठा लूं। ये बात चूंकि इससे पश्तो में कही थी, इसलिए अमजद सही तौर पर समझ नहीं सका और अभी तक उसके हाथ से बैग लेने पर मुस्तर था। बलक, ए लड़के, मैं कहता हूँ हम तुमको भी उठा लेगा, वो अमजद से टूटी फूटी उर्दू में बोला। ठीक है, बैग मुझे दे दो, मैं खुद ही आपके कंधों पर बैठ जाऊंगा, अमजद ने मुस्कुराकर कहा, मगर शाहजी इनकार में सर हिलाकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मजबूरन हम भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। बाजार से निकलकर हम गलियों में दाखिल हो गए। ज्यादातर मकानात कच्चे ब्लॉकों के बने हुए थे, इक्का दुक्का पुख्ता ईंटों से बने हुए भी नजर आ रहे थे। शाहजी हमें लेकर एक बड़े पुख्ता मकान के सामने पहुंचा और फिर इससे मुल्हिका बैठक का दरवाजा खोलकर हमें अंदर बुला लिया। बैठक बताते खुद एक छोटा सा मकान नजर आ रही थी कि इसमें एक छोटा सा सहन और बाथरूम भी बना हुआ था। आप लोग इसमें नहा लें, मैं घर हुआ हूँ। शागुल बैठक और घर को मिलाने वाले दरवाजे से अंदर घुस गया। मुझे पता था कि वो खाने का बंदोबस्त करने गया हुआ है। असर का टाइम हो रहा था और ये टाइम ना दिन के खाने का था और ना ही रात के, मगर इस इलाके से मेहमान से खाने के मुतालिक पूछना अच्छा नहीं समझा जाता था और खाना लाकर मेहमान के सामने रख दिया जाता था। अलबत्ता मेहमान खुद बाइसरार मेज़बान को मना कर दे कि वो इस वक्त खाने का तकल्लुफ़ ना करे तो ये अलग बात है, मगर मैंने ऐसी कोशिश नहीं की क्योंकि रास्ते में हम खाना नहीं खा सके थे और इस वक्त अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। बाथरूम के अंदर पानी का भरा हुआ ड्रम, एक बाल्टी और मग्गा भी मौजूद था। जब तक हमने नहा कर कपड़े बदले, शागुल खान पुरतकल्लुफ़ खाने के साथ हाजिर हो गया। खाना लेकर आने वाला इसका बेटा था क्योंकि इसका चेहरा बिल्कुल शागुल के मुशाबह था। खाना खाकर हम आराम के लिए लेट गए। मेरा इरादा था कि रात को शागुल खान से तफसीली बात करूं। रात को ईशा की नमाज के बाद मैं तफसील से शागुल को अकबर खान से अपनी दुश्मनी की वजूहात और अपने घर वालों के साथ गुजरे हादसे की तफसीलात सुना चुका था। बेटे, ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं फाजिल के पास जाऊंगा ताजियत के लिए। बहरहाल बतौर मेज़बान मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके साथ गुजरे हादसे की वजह ये पूछना मेरी मजबूरी बन गई है कि आपकी मेरे पास आमद किस सिलसिले में हुई है। मुख्तसरन ये कहकर मेरे लायक क्या हुक्म है? हम चौधरी अकबर के ताकुब में यहाँ पहुंचे हैं। इसके बारे में हमें पता चला है कि वो मीरान शाह के किसी बहादुर खान नामी शख्स के पनाह लिए हुए है। आप इसका एड्रेस हमें मालूम कर दें, बाकी हमारा अपना काम है। मैं बहादुर खान नाम के दो मलिकों को जानता हूँ। एक यहीं का रिहायशी है और इसके साथ मेरी काफ़ी गपशप भी है। दूसरा दगन का मलिक है। दगन मीरान शाह से चंद किलोमीटर दूर है और वो हाजी बहादुर काफ़ी असर रसूख रखता है। इसके अलावा कोई मलिक हाजी बहादुर मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल सुबह मैं चौधरी अकबर के मुतालिक आपकी मतलूबा मालूमात हासिल कर लूँगा। अगर वो इस इलाके में आया हुआ है तो मैं इंशाल्लाह इसे ढूंढ निकालूंगा। और कोई खिदमत? हथियार भी चाहिए, कहाँ से खरीदें? इनका बंदोबस्त भी हो जाएगा। और कुछ? और ये कि हमारे नाम सफिया राज में रखे रहें। ये ना हो कि चौधरी को हमारे बारे में सुनकर मिले और वो एक मरतबा फिर गायब हो जाए। अगर एक दफ़ा मिल गया तो फिर इंशाल्लाह गायब नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह। खोचे, तुम तंग तो नहीं होता हमारा बातों से? शागुल खामोश बैठे अमजद से मुखातिब हुआ। नहीं खान चचा, मुझे थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। बाकी बातें मैं जानू से बाद में पूछ लेता हूँ। इसको इसलिए तो साथ लाया हूँ, वरना अकेला ना आ जाता। इसकी बात सुनकर मैं तो हंस पड़ा, जबकि शागुल ने हैरानी से पूछा, अकेला आने का क्या मतलब? वैसे ही मजाक कर रहे चचा। अच्छा अच्छा, ऐसा बोलो ना, गपबाज है। शागुल इस्बात में सर हिलाते हुए बोला। वैसे खान चचा, मैं उसे अमजद के दिए गए नाम से पुकारा। अगर बिलफर्ज चौधरी दग्गन के हाजी बहादुर के पास हमें मिल जाता है
तो क्या वो इसे आसानी से हमारे हवाले करने पर राजी हो जाएगा? नामुमकिन। उसने इनकार में सर हिलाया। मलिक किसी कीमत पर उसे तुम्हारे हवाले नहीं करेगा। बल्कि वो क्या, अगर चौधरी ने मेरी पनाह भी ली होती तो मैं उसे तुम्हारे हवाले ना करता। ये हमारी रिवायात के खिलाफ है। लेकिन खान चचा, चौधरी से बदला किस तरह लूंगा? ये ना हो कि उसे हलाक करके ख्वामख्वाह मलिक बहादुर की दुश्मनी मोल ले लूं। भाई, चौधरी हमेशा तो उसका मेहमान नहीं रहेगा ना। बल्कि हो सकता है चौधरी अब तक इसके पास से चला भी गया हो। सारी जिंदगी कौन किसी के दर पर पड़े रहने को गवारा कर सकता है। और जहां तक चौधरी का ताल्लुक है, तो तुम्हारे बकौल अच्छा खासा जमींदार है। इसने तो शायद चंद दिन बाद ही अपने लिए ठिकाने का बंदोबस्त कर लिया होगा। यूं भी उसे इलाका गैर में किसी चीज का खौफ हो सकता है। पुलिस का उधर कोई अमल दखल नहीं। और और आप लोग तो उसके इल्म के मुताबिक इसके इस इलाके में रुपोशी से ला इल्म हो। शाहगुल ने हालात का उम्मीद अफजा तज्जिया किया। ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ रहने की बजाय किसी ऐसी जगह चला गया हो जिसकी बाबत हाजी बहादुर भी लाइल्म हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। खान चचा ने इनकार में सर हिलाया। अगर यहाँ आने के बाद इसने हाजी बहादुर का अदना सा भी सहारा लिया है तो वो कभी भी उसे लाइल्म नहीं रखेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आप लोग आराम करो। सुबह में शाहजमान इसके बड़े बेटे का नाम था, को दगन भेजूंगा। सियाना लड़का है, वो लाजमन चौधरी को ढूंढ निकालेगा, बशर्त ये कि चौधरी वहां पे हो। इसके जाने के बाद अमजद काफी देर मेरा सर खाता रहा, और जब तक इसने खान चचा से होने वाली सारी गुफ्तगू हर्फ बहर्फ ना सुन ली, मेरी जान ना छोड़ी। सब कुछ सुन लेने के बाद उसने मौजूदा हालात के मुतालिक एक दो उल्टे सीधे तबसरे किए और करवट बदल कर सो गया। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। माजी, हाल और मुस्तकबिल के गोरख धंधे में मैं अजीब अंदाज से फंसा हुआ था। मेरा जिस्म हाल में था तो दिल माजी में, और दिमाग मुस्तकबिल के घोर अंधेरों में टामक टुइयां मार रहा था। मेरे प्यारे माजी में रह गए थे। इनसे मिलने की ना तो उम्मीद थी और ना ही कोई इम्कान, मगर वो भुलाए नहीं भूलते थे। मुस्तकबिल में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी खुशी चौधरी अकबर को इबरतनाक अंजाम से दो चार करना था। शायद इसके बाद मैं खुद भी जिंदा ना रह पाता। जमीला बाजी और चचा फाजिल के अलावा मेरा कोई अपना नहीं बचा था। अमजद ने मेरे लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी थी और हकीकी मानों में मेरे सगे भाइयों की मानंद साबित हुआ था। मगर इसकी मोहब्बतों में मुझे हाकिम जान, मोहम्मद जान और अहमद जान भूल नहीं सकते थे। सादिया का नेमुल बदल मिलना मुश्किल था। शीतल एक ऐसी लड़की थी जो शायद इस खला को थोड़ा बहुत पुर कर सकती थी। मेरी जानिब से मुसलसल बेएतनाई शायद इसे भी कोई दूसरा साथी ढूंढने पर मजबूर कर देती। बल्कि हो सकता था कि उसने अब तक ढूंढ भी लिया हो। मेरे जहन में शीतल से सुनी हुई नज़म गूंजी। तुम्हें भी तो खबर होगी कि दरिया पास बहते हो तो पानी अच्छा लगता है। किनारों से जुड़ी मिट्टी से पूछो रोक चाहत के इस पानी की चाहत में किनारों से उखड़ कर अजनबी देशों में जाना कितना मुश्किल है। किनारा फिर नहीं मिलता। तुम्हें बस इतना कहना है, यहाँ जो भी बिछड़ जाए दोबारा फिर नहीं मिलता। ठीक कहती थी वो। बिछड़ने वाले दोबारा नहीं मिलते। मेरे दिमाग में तल्ख सोच गुंजी। नमकीन कतरे मेरी आंखों से निकलकर कानों को भिगोते हुए तकिए में जज्ब होने लगे। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे मेरा हाफजा। मैंने जेरे लब बद्दुआ नुमा दुआ मांगी और अपनी सोचों के धारे को माजी से हटाकर चौधरी अकबर के खिलाफ महाज आराई के तरीके तरतीब देने पर माइल करने लगा। ये वो वाहिद मौजू था जिसके मुतालिक सोचते हुए दूसरे गम जहन से महूब हो जाते थे। ये तदबीर कामयाब रही, और ये कुछ सोचते सोचते नींद की मेहरबान देवी ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। अगले रोज हम दिन चढ़े उठे। रोजमर्रा के मामूलात से फारिग होने के बाद चचा ने हमें एक असलहा डीलर के पास ले गया। अपने बेटे शाहजमान को वो सुबह सवेरे दगन रवाना कर चुका था। असलहा डीलर शाहजी का गहरा दोस्त था। इसके कहने पर वो हमें दुकान की बजाय अपने घर से मुल्हिका स्टोर में ले आया, जहाँ आला किस्म का देसी और बदेसी असलहा मौजूद था। इधर तो रॉकेट लॉन्चर भी पड़े हैं। स्टोर के अंदर घुसते ही अमजद हैरान हो गया। यहाँ पे आपको 12.7 mm और AGS-17 भी मिल सकती है, दुकानदार ने कहा, और हम सर हिलाकर रह गए। वो हथियार हमारे किसी काम के नहीं थे। रॉकेट लॉन्चर गो अपनी कारकर्दगी की निस्बत वजन में बहुत हल्का होता है, यानी सिर्फ 6 किलो के बकदर इसका वजन होता है, मगर इसके एक गोले का वजन 2.5 किलो के करीब होता है। इस तरह एक सेहतमंद शख्स सिर्फ 3 से 4 गोले ही अपने साथ आसानी से लेकर जा सकता है, और इन गोलों से किसी भी छोटे मोटे मकान को मलबे के ढेर में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन हम जिस किस्म की जंग की तैयारी में थे, इसमें यह कहीं पे भी फिट नहीं बैठता था। और जहां तक ताल्लुक था 12.7 mm का, तो इसका वजन भी इतना ही ज्यादा होता है। इसको फकत उठाने के लिए 3 से 4 आदमी चाहिए। इस तरह ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर यानी AGS-17 भी हमारे किसी काम की नहीं थी। इसके अलावा भी हमें स्टोर में ऐसे कई कारामद हथियार दिखाई दिए जो पसंद तो बहुत आए, मगर हमारी लड़ाई के लिए सूदमंद नहीं थे। इनमें 12 बोर बंदूकें, स्नाइपर राइफलें जो कि दूरमार राइफलें कहलाती हैं, जिनके साथ टेलीस्कोप भी फिट थीं, और मुख्तलिफ बोर के पिस्तौल मौजूद थे।
हमारे मतलब की राइफल सिर्फ AK-47 असॉल्ट राइफल थी, जिसे उर्फे आम में क्लाशनकोफ कहते हैं। हम दोनों ने क्लोज बट की 2 क्लाशनकोफें पसंद की, जिसकी बैरलें कलम की तरह तराशी हुई थीं। इसके अलावा मुझे लकड़ी के दस्ते का ब्रेटा पिस्तौल भी पसंद आया, मगर दुकानदार ने बताया कि वो दरा आदम खेल कर तैयार करता था और नकल ब मुताबिक असल था। इसकी बजाय इसने जर्मनी का बना हुआ गिरागिट मार्क 13 मेरे सामने रखा, जो वजन में ब्रेटा से हल्का था और रेंज में भी काफ़ी ज़्यादा थी। मैगजीन में 6 राउंड आते थे, जो कि आम पिस्तौलों से काफ़ी मोटे थे। दुकानदार की पसंद पर मैंने वही ले लिया। पैसे कितने हुए? क्लाशनकोफ के अंदर स्लिंग डालकर कंधे से लटकाते हुए मैं मुस्तफसर हुआ। दुकानदार ने कहा, पैसों की अदाई शाजी ने कर दी है। क्या मतलब? खान चचा ने टूटी फूटी उर्दू में कहा। मतबल ये कि ये हमारा तरफ से तुम लोगों का तोहफा है। मगर खान चचा, इतने कीमती तोहफे? कोई कीमत नहीं है, बस अब चलो। हम दुकानदार से रुखसती का मुसाफा करके इसके साथ चल पड़े। इस वक्त क्लाशनकोफ तकरीबन 7,000 की मिल जाती थी, जबकि आजकल 45,000 से लेकर 65 से 75,000 तक इसकी कीमत है। और इसकी कीमत में इतना इजाफा परवेज मुशर्रफ के दौर की हुकूमत में हुआ है। वहाँ से हम सीधे खान चचा की बैठक में पहुंचे। आप लोग गपशप करें, मैं हाजी बहादुर से हुआ हूँ। हाजी बहादुर से इसकी मुराद मीरान शाह वाला हाजी बहादुर था, क्योंकि दगन वाले हाजी बहादुर के पास वो अपने बेटे को भेज चुका था। अब क्या इरादा है जानू साहब? शाहजी की बैठक से निकलते ही अमजद ने पूछा। फिलहाल तो इंतजार है शाहजमान और खान चचा की रिपोर्टों का, इसके बाद ही कुछ सोचेंगे। बिलफर्ज दोनों मलिक चौधरी से लाइल्म हुए, तब क्या करेंगे? तब मीरान शाह और इसके मज़ाफ़ाती इलाके में किसी और हाजी बहादुर को तलाश करेंगे, क्योंकि मीर न्याज के कहने के मुताबिक वो किसी हाजी बहादुर का ही मेहमान बनकर आया है। अगर इस तरह नाकामी हुई तो वापस जाकर मीर न्याज खान से दो हाथ करेंगे और इस मरतबा इसे साथ ही लेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इस वक्त भी तो मैं यही कहा था, मगर तुम्हें अमन पसंद बनने का शौक चुराया हुआ था। अमन पसंद मैं अब भी हूँ गौतम बुद्ध साहब। अमन से काम नहीं चलता और दोहरी हरकतों से भी परहेज करो। गजब खुदा का, एक छोड़ दो हथियार अपने साथ रखते हुए अमन पसंदी के दावे हों। माजे साहब, मैंने अर्ज किया है मैं ख्वामख्वाह की कत्लो गारत नापसंद करता हूँ, समझे? ये भी झूठ है, वरना एक हिंदू लड़की के लिए तो इतनी लाशें ना गिराता इंडिया में। तुझे क्या था, हिंदू लड़की है और हिंदुओं ही ने पकड़ी हुई है। वो मुझे गुस्सा दिलाता हुआ बोला। मुझे पता चल गया कि इसके पास काम की कोई बात नहीं है, इसलिए सवाल गंदम और जवाब चना की मजाक वो बात को कहीं से कहीं ले गया था। चलो शैला बीवी को जब कोई मुसलमान छेड़े तो तुम भी खामोश रहना। अरे वाह, मैंने कब कहा है कि मैं मनपसंद हूँ? वैसे भी शैला और शीतल का क्या जोड़? बात तो तेरी सही है, शीतल और शैला का वाकई कोई जोड़ नहीं। शैला अगर अपनी मौजूदा शक्ल से 100 गुना भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए तब भी शीतल से हमसरी का दावा नहीं कर सकती। हाँ हाँ हाँ, अरे बस भी करो, अगर इतनी अच्छी होती तो यूँ इंडिया में ना छोड़ आते, अपने साथ ही ले आते। मैं शादीशुदा था। इसके मजाक के जवाब में मैं संजीदा हो गया। सादिया जिंदा थी इस वक्त, क्या इस पर सौकन ले आता? सॉरी यार, सादिया के जिक्र पर वो भी संजीदा हो गया। मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। मुझे पता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि शीतल की तरह हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसका मतलब है चौधरी के अंजाम के बाद जनाब एक दफ़ा फिर इंडिया जाने का सोच रहे हैं? नहीं यार, मैंने इनकार में सर हिलाया। पहली बात तो ये कि ऐसी लड़की जो अमीर कबीर होते हुए हुस्न की दौलत से भी मालामाल हो, इसके चाहने वाले हजारों नहीं लाखों होंगे, और मेरी बनस्पति मोहब्बत का खुमार किसी लम्हे भी इसके दिल से उतर सकता है। मेरी जगह इसे कई खूबसूरत और दौलतमंद और पढ़े लिखे लड़के मिल सकते हैं। दूसरे यूं भी ना हो, तब भी वो हिंदू है और मैं मुसलमान। मुसलमान एक काफिरा से कैसे शादी कर सकता है? इन लाखों में इसे जानू जैसा कहाँ मिलेगा? और जहाँ तक ताल्लुक है मजहब का, तो वो भी बदल सकता है। हिंदू के मुसलमान होने में चंद सेकंड भी नहीं लगते, अगर मेरे रब करीम का करम हो तो। अच्छा छोड़ो यार, इस्लाहिया ने मौजू को। तुम ये पिस्तौल देखो कैसा है। मैंने गिरागिट इसकी तरफ बढ़ाया। शक्ल से तो अच्छा दिख रहा है, वजन में भी हल्का है। अलबत्ता इसकी कारकर्दगी तो फायर करने के बाद ही पता चलेगी। वैसे इसकी कितनी गोलियां साथ हैं? 6 मैगजीन में हैं और 24 स्पेयर हैं। फायर करके चेक कर लेते हैं, अमजद ने मशवरा दिया, और हम दोनों बैठक को बाहर से कुंडी लगाकर चल पड़े। हमारा रुख पहाड़ी के दामन की तरफ था। गलियों और घरों का बगौर जायजा लेते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। यूं तो मीरान शाह चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, मगर मगरिबी जानिब की पहाड़ी शाहगुल खान के घर से नजदीक थी, इसलिए हमने उसी तरफ का रुख किया था। छोटी जिसामत के पत्थरों को निशाना बनाकर हमने क्लाशन कोफे की दुरुस्ती का यकीन कर लिया। इसके बाद हम दोनों ने पिस्तौल से 3-3 राउंड फायर किए। वो बिलाशुबा एक आला क्वालिटी का पिस्तौल था और मेरे अंदाजे के मुताबिक
कलाशनकोव से कई गुना कीमती भी था, लेकिन चूंकि मैं इसकी असल कीमत से लाइल्म था, इसलिए ये कोई हतमी बात नहीं है। अमजद ने इससे करीबन 100-150 गज के फासले पर पड़े छोटे से पत्थर को आसानी निशाना बना लिया था, और ये बात जाहिर करती थी कि वो काफ़ी फासले तक मार करने वाला पिस्तौल था, क्योंकि अमूमन पिस्तौल की कारगर रेंज 75 गज होती है। काराइन की दिलचस्पी की खातिर लिखता चलो कि हर हथियार की कारगर रेंज और मुकम्मल रेंज में बड़ा फ़र्क होता है। मसलन पाक आर्मी में इस्तेमाल होने वाली G3 की कारगर रेंज 300 मीटर है, जबकि मुकम्मल रेंज 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर बनती है। और कारगर रेंज का फौजी अर्फ में मतलब ये भी समझा जाता है कि वो फासला जहां तक एक फायरर किसी भी इंसानी जिस्म को निशाना बना सके। रावी, अब वापस चलते हैं। हथियारों की भी सफाई करनी है, और हो सकता है खान चचा भी वहां वापस पहुंच गया हो। अमजद ने पिस्तौल मेरी तरफ बढ़ाया और हम दोनों वापस चल पड़े। खान चचा बड़ी बेसब्री से हमारा मुंतजिर था। इसका बेटा शाहजमान भी इसके साथ ही बैठा था। कहाँ गए थे आप लोग? खान चचा हमें देखते ही पूछा। खान चचा इन हथियारों की कारकर्दगी चेक कर रहे थे। अच्छा, थोड़ी देर पहले होने वाली फायरिंग आप लोगों ने ही की थी, और मैंने इस्बात में सर हिला दिया। शाहजमान आप लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। क्या चौधरी अकबर का पता चल गया है? मेरी लहजे में बेसब्री थी। नहीं, शाहजी ने इनकार में सर हिलाया, लेकिन इतना पता चल गया है कि वो कुछ अर्सा पहले हाजी बहादुर के पास आया था और तकरीबन 1.5-2 हफ्ते इसका मेहमान रहा। इसके साथ अपने चंद दोस्त भी थे, और वहां से वो आगे किसी नामालूम मकाम की तरफ कूच कर गया है, जिसके मुतालिक सिर्फ मलिक हाजी बहादुर या इसके दस्तरास्त तूफान खान को मालूम है। तूफान खान का असल नाम कुछ और है, मगर इसकी तबीयत में जो तनख्वाही, तेजी और गजबनाकी पाई जाती है, इस निस्बत से तमाम इलाके में वो तूफान खान के नाम से मशहूर है। हाजी बहादुर के बाकी मुलाजिमीन से शाहजमान ने काफ़ी सुनगन ली है, मगर वो सिर्फ इतना ही बतला सके हैं कि चौधरी अकबर दगन से आगे की तरफ गया है। किस जगह, इस बात से वो लाइल्म है। आपका अंदाज़ा क्या कहता है? क्या कह सकता हूँ? दगन से आगे वजीरिस्तान का काफ़ी वसी इलाका मौजूद है। वो किसी जगह को भी अपने लिए पसंद कर सकता है। हो सकता है वो नारायण, बहरा, दत्ताखेल, गलामई, खुश्क पहाड़ी, जंगल खेल वगैरह की तरफ जा सकता है। अफगानिस्तान की सरहद भी नज़दीक ही है। गो वहाँ खाना जंगी है, लेकिन अगर इसे तुम्हारी जानिब से ज़्यादा खतरा लाहक हुआ तो वो वहाँ जाने से भी दरेग नहीं करेगा। तो उसे ढूंढने के लिए क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए? जिस तरह शाहजमान कह रहा था कि इसके बारे में सिर्फ तूफान खान और हाजी बहादुर को ही पता है, तो लाजमी बात है कि इन दोनों को ही घेरना पड़ेगा, और इन दोनों में मौजू आदमी तूफान खान है, क्योंकि आम लोगों में इसके बारे में बड़ी नफरत पाई जाती है और इसकी दुश्मनियां भी काफ़ी हैं। इसलिए अगर इससे चौधरी से मुतालिका मालूमात उगलवा कर हम जहन्नम रसीद कर दें तो हम पर कोई शक नहीं करेगा। शाहजी ने इससे मालूमात उगलवाने के लिए हम का सीगा इस्तेमाल किया था, गोया वो खुद भी शाना बशाना हमारे साथ ये जंग लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम अपनी आग में किसी दूसरे को नहीं घसीट सकते थे। अगर सोचा जाए तो मुझे अमजद को भी साथ नहीं लाना चाहिए था, मगर इसका खुलूस और इंतकाम लेने की जिद देखते हुए मुझे मजबूर होना पड़ा था। गो शाहजी का खुलूस भी हर किस्म के शुबे से बालातर था, मगर मेरा ज़मीर ये बात गवारा नहीं कर सकता था कि इसे इस उम्र में जलती आग में घसीटूं। तूफान खान के बॉडीगार्ड होते हैं साथ? वो हाजी बहादुर का बॉडीगार्ड है। इस मरतबा शाहजी का बेटा शाहजमान बोला, और ख़ुद को बड़ी तोप शय समझता है। जिस्मानी तौर पर भी वो काफ़ी ग्रांडेल और मजबूत है। आप दोनों तो इसके सामने बच्चे नजर आओगे। बंदूक की गोली ना ताकत दिखती है और ना ही कद। बिल्कुल, शाहजी ने मेरी तायद की। खान चचा, इस तरह कहते हैं कि कल मैं और अमजद दगन जाएंगे और शाहजमान हमारी रहनुमाई के लिए जाएगा। वहाँ ये हमें हाजी बहादुर की हवेली दिखाकर वापस आ जाए, इसके बाद हम जाने और हमारा काम। मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों इलाके और इसके तौर तरीकों से नावाकिफ हो। मैं तुम्हें अकेले कैसे भेज सकता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है चचा, हम गंडापुरों और आपकी माशरत में कोई खास फर्क नहीं है। दूसरे आपके साथ जाने में ये कबाहत है कि हमने अपना काम खत्म करके चले जाना है, जबकि आपने हमेशा यहीं पे रहना है। खुदा ना ख्वास्ता ये ना हो कि हमारी वजह से आपके कोई दुश्मन बढ़ जाए। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि आप इस इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, और आपकी वजह से हम फ़ौरन नज़रों में आ जाएंगे। इस तरह हमारा काम आसान होने की बजाय मज़ीद दुश्वार हो जाएगा। मेरी मुकम्मल कोशिश थी कि मेरा कोई तुक्का अपनी जगह पर लगे और वो हमारे साथ जाने से बाज रहे। अगर ये बात है तो फिर आप लोग शाहजमान को अपने साथ रखो। ये इस इलाके से गहरी वाकफियत रखता है और आपके बड़े काम आ सकता है। इसको तो हम वैसे ही साथ लेके जा रहे हैं, और जब तक इसकी ज़रूरत रहेगी इसे वापस नहीं करेंगे। मैंने बात को गोलमोल किया। फिर ठीक है। इसने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और बोला, गोया इसके सर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, और वो लामहाला वो बोझ मेहमान नवाजी की रिवायात को बरकरार रखने का था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।